सभी लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करते हैं कि सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे। तो आज के हमारे इस ब्लॉग में हम आपको सबसे पहले ले जाएँगे नेपाल पोखरा में स्थित संग्रहालय, जहाँ पर आपको नेपाल की पुरानी एंटीक चीज़ें और पुराना इनका कल्चर, किस तरीके के इनके परिधान हुआ करते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हम जाएँगे विंध्यवासिनी टेम्पल और उसके बाद शाम को हम दिखाएँगे आपको यहाँ पोखरा की नाइट लाइफ़ किस तरीके से होती है और यहाँ पर नेपाली जो इनका लोक संस्कृति, जो इनका लोक कल्चर, जो इनका लोकल डांस है, वो आपको दर्शन कराए जाएँगे। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलते हैं हमारे आज के अपने इस नए ब्लॉग की तरफ। हेलो। तो सबसे पहले पहुंचे हैं हम म्यूज़ियम में और यहाँ पर देखिए कैसे मेंटेन किया गया है। यहाँ पर ये म्यूज़ियम के कैंपस को बहुत अच्छी फुलवारी है, बहुत अच्छे रंग बिरंगे फूल हैं जो बहुत बेहद सुंदर लग रहे हैं और हम इसे आस्ते से होते हुए म्यूज़ियम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से पहुंच चुके हैं हम म्यूज़ियम के अंदर और यहाँ पर शोरगुल करना बिल्कुल अलाउड नहीं है और यहाँ पर जो आने का किराया है केवल 50 रुपये इंडियन रुपीज़ में। और अंदर देखिए कितनी साफ़ सफाई और कितनी शांति है। पुरानी नेपाली अम्मा की तस्वीर देखिए जो पुराने पारंपरिक अपने परिधानों में। तो यहाँ पर आके आप पुराने नेपाल के कल्चर को महसूस कर सकते हैं और प्रदर्शनी के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी। ये देखिए लोकल के जो यहाँ पर नेपाली कल्चर के लोगों का जो पहनावा होता था किस तरीके का होता था। देखिए ये पारंपरिक वेशभूषा में टोपी लगाए हुए और कुर्ता पैजामा और उसके ऊपर बास्केट और लेडीज़ ने देखिए कितने सारे गहने हैं। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे स्टैचू बनाए गए हैं और इन स्टैचू को पूरा बाहर से ग्लास से कवर किया गया है कि ताकि कोई छेड़खानी ना कर सके इन पे। शहद निकालते थे और नीचे से ऐसे वो छत्ता गिरा, इससे ऐसे शहद निकल गया, शहद हाथ में दे। और उसके बाद गए हम दूसरी गैलरी में जहाँ पर हमने देखा ये शादी का मंडप। पहली बार देखने में तो लगा ऐसा कि रियल है, लेकिन ये सब स्टैचू बनाए गए हैं और बहुत ही रियल लग रहे हैं। केले के पेड़ लगाए गए हैं देखिए रियलिटी दिखाने के लिए। और ये जैसा हमारी पहाड़ी आवाज़ में होता है डोली। और ये नेपाल के राजा वीरेंद्र सिंह जिस पे उंगली लगाई गई है। तो इनके साथ भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। 1 जून 2001 को पूरे परिवार को इनके ही बेटे द्वारा गोलियों से भून दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि एक श्राप था बाबा गोरखनाथ जी का। ये गोरखा साम्राज्य के संरक्षक माने जाते थे और जिनको श्राप दिया था वो थे इस आधुनिक नेपाल के संस्थापक सम्राट पृथ्वीनारायण शाह। तो श्राप ये था कि तुम्हारे वंश का शासन केवल 10 पीढ़ियों तक चलेगा और 11वां नरेश तुम्हारा अंतिम नरेश होगा। तो 10वीं पीढ़ी के जो इनके राजा थे वो थे वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। तो हुआ कुछ यूँ था कि 1990 के दशक में नेपाल बहुत अशांति के दौर से गुजर रहा था और देश में माओवादी के आंदोलन बहुत लड़े जा रहे थे। तो इनका एक लड़का था जिसका नाम था दीपेंद्र शाह। वो देवयानी राणा नाम की एक लड़की से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन ये बात उनकी माँ और दादी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और ये देवयानी ग्वालियर के राजघराने से संबंधित ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहन है। तो 1 जून 2001 को इनके नारायणहिटी पैलेस में एक पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें सभी राज परिवार के लोग सम्मिलित थे। धीरे धीरे करके सब आने लगे। तो इतने में आर्मी की पोशाक पहने और एक हाथ में मशीन गन और एक हाथ में राइफल लिए प्रिंस दीपेंद्र भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक एक करके सभी लोगों को गोलियों से भून दिया और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। इस तरह राजा वीरेंद्र के मरने के बाद इनके बेटे दीपेंद्र को बनाया गया यहाँ का प्रिंस राजा, लेकिन वो भी 3 दिन बाद मर गए। तो फिर उनके चाचा को बनाया गया और धीरे धीरे 2008 तक का आते आते इनकी राजशाही का अंत हो गया और उसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र गणतंत्र की स्थापना हुई। और कहते हैं कि जब 2 दिन बाद पूरे नेपाल को पता चला कि राजा मर चुके हैं तो उनके शोक में सभी लोगों ने अपने बाल मुड़वा लिए थे और यहाँ के जो नाई थे नाइयों ने भी कुछ रुपये नहीं लिए थे, तो फ्री में सबके बाल मुड़वाए थे। के बाद संग्रहालय देखने के बाद हम मिले इन छोटे छोटे नेपाली कांचा बच्चों से। सुदीप कुमार। म्यूजियम दिखने के बाद हम निकले विंध्यवासिनी मंदिर, पोखरा का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है।
यहाँ पर देखिए काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, करीब 100-150 सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर अब लिफ्ट भी लग चुकी है। इससे पहले जो लोग नहीं जा पाते थे, बुजुर्ग लोग, उनको पीठ पे लाद कर ले जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर लिफ्ट भी लग चुकी है तो लिफ्ट के द्वारा भी आ सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग सब सीढ़ियों के थ्रू ही गए और मेन पोखरा से इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है। बोले तो जो हमारा फेवा झील है, फेवा झील से करीब 8 से 10 से 12 किलोमीटर के लगभग में इसका डिस्टेंस होगा। वैसे तो नेपाल देश बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ की कला, संस्कृति, बोली, भाषा सब निराली है। पोखरा भी अपने आप में एक खूबसूरत नगरी है। यहाँ स्थित विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थल पोखरा की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जूता चप्पल रखने ठाऊँ, जूता चप्पल रखने के बाद हम जाएंगे मंदिर की तरफ। और विंध्यवासिनी मंदिर पूरे शहर के बीचों बीच एक टापू पे स्थित है, तो यहाँ से भी आप नज़ारे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने ब्राह्मणों से बातचीत करी और जानना चाहा इसका इतिहास। तो इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है इन्होंने बोला, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि नारायण शाह जो यहाँ के राजा थे विक्रमी संवत 1845 में, यानी कि विक्रमी संवत, यहाँ पर जो हमारा पहाड़ी में विक्रमी संवत चलता है कैलेंडर, तो यहाँ पर भी वही कैलेंडर चलता है। और यहाँ पर केवल बैंक में और जो बाहरी देशों से पत्राचार होता है उसी में केवल ये इंग्लिश वाला जो हमारा डेट्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर पूरे नेपाल में विक्रमी संवत ही चलता है हर जगह पर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी जानकारी के लिए मिली हमें। और मंदिर के आसपास में यहाँ पर कई और मंदिर भी हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम जी और सीता जी का भी मंदिर है और राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है। उसके बाद अष्ट चिरंजीवी, शिव जी, हनुमान जी और नवग्रह के मंदिर हैं, तो काफ़ी मंदिर हैं। और यहाँ पर पूजा का टाइम जो है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक होता है। तो विक्रमी संवत 1845 में यहाँ के राजा नारायण शाह ने आधिकारिक रूप से एक सनद और लाल मोहर एक ब्राह्मण को दिया। तब से अब तक 7 पुरखों तक वो एक ही ब्राह्मण के परिवार ही यहाँ पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। तो इस ज़िले का नाम वैसे कास्की है। तो इस कास्की ज़िले के बीचों बीच में मंदिर स्थित है और करीब 1.5 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और इस मंदिर के चारों तरफ से पोखरा वैली का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जो देखते ही बनता है। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ पर क्रमशः सारी जो हिमालय की चोटियाँ हैं वो सब दिखाई देती हैं। और अंत में शिवा टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम सब चलेंगे अब अपने होटल की तरफ। और इन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे जाते हुए अपनी पार्किंग में गाड़ी के पास जाएंगे और वहाँ से चलते हैं फिर अपने होटल की तरफ। तो इस तरीके से हम देखिए आज म्यूजियम और विंध्यवासिनी टेम्पल देखने के बाद पहुँचे हैं दिन का भोजन करने के लिए अपने होटल में। होटल बिल्कुल काफ़ी शानदार है, बिल्कुल बहुत शानदार होटल है। तो चलिए चलते हैं, अब आपको हम रूम दिखाते हैं किस तरीके की एमिनिटीज़ हैं। बहुत काफ़ी साफ़ सुथरे होटल्स हैं। वैसे रात को एसी की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है, लेकिन फिर भी सर्विस और एमिनिटी के तौर पे यहाँ पर एसी भी दिया गया है और लाइटिंग काफ़ी अच्छी है और वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं और छोटी सी एक बालकनी है जिससे यहाँ पर का नज़ारा भी हम देख सकते हैं। में काफ़ी थक चुके थे तो हमने सोचा क्यों ना अपने उत्तराखंड में कुमाऊँ के सबसे आजकल जो फेमस गाना हो रहा है गुलाबी सरारा, क्यों ना उसका थोड़ा आनंद लिया जाए और अपनी थकान को थोड़ा कम किया जाए। ये गाना बहुत फेमस हुआ है आजकल, इंदर आर्या जी ने गाया हुआ है ये गाना। तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चले हैं फेवा झील के किनारे नाइट लाइफ का एंजॉय करने, क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि किस तरीके की यहाँ पर नाइट को किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट था सभी के लिए। Bust my Johnny, paisa China, truck my Johnny ho. Dal da da do dam China, mukke cani ho. Bust my Johnny, paisa China, truck my Johnny ho. Dal da da do dam China, mukke cani ho. Back to me hit ne gaune, gaine hune ho. Back to me hit ne gaune, gaine hune ho. Border ka ke China, mukke cani ho. Border ka ke China, mukke cani ho. Gaune hit ne ho. Sassurali Johnny ho, Sassurali Johnny ho, Boise ke Masukani ho, Chichi Chapakani ho. Thank you, Dhanyawad Jude. No boy, here I go. How about you too? Nabanera, Maya Sate Keho. How about you too? Nabanera. Maya Sate
yesterday. Good I say Julio, Bonaima, Middle Mon Julio, Timro Monaima, Good I say Julio, Bonaima, Middle Mon Julio, Timro Monaima, Bonaima, Middle Mon Julio. Timro Monaima, Odi Baba, Timro Monaima, बिल्कुल नैनीताल वाला फीलिंग आ रहा है कि झील और झील के किनारे मॉल रोड पे सभी लोग टहलते हुए गीत संगीत का आनंद लेते हुए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे तो लग रहा है कि नैनीताल में ही हूँ, जैसे कि नैनीताल की झील के बगल में मॉल रोड है और मॉल रोड पे चहलकदमी करते हुए सारे पर्यटक। भीड़ भाड़ आजकल कुछ कम है, अभी पीक सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी होटल रेस्टोरेंट्स यहाँ पर सारे खुले हुए हैं। और देखिए बाहर से तंदूर का आइटम और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, पकवान भी बन रहे हैं, मच्छी फ्राई होते हुए यहाँ पे। आपको नेपाली फोक डांस देखने को मिलेगा। और ये देखिए क्या बेहतरीन शाम है, कैंडल लाइट के साथ चांदनी रात में डिनर हो रहा है और सामने है हमारा नेपाली जो फोक डांस है, उसके नज़ारे लिए जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा ये। तो आइए और नज़दीक से एक यहाँ की नेपाल की लोक और जो इन दो कलाकारों द्वारा ये प्रस्तुति दी गई, पर्सनल तौर पर मुझे भी ये काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी अच्छे इनके मूवमेंट और काफ़ी अच्छे इनके इम्प्रेशन थे। तो जो देखने योग्य थे, तो आप भी इंजॉय लीजिए।
तो इस तरीके से बज चुका है अब 10:30 और हम सब जाएंगे अब निंद्रा आसन में। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।